बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ACCA के सब्जेक्ट MA1 की ऑफिशियल स्टडी हब का चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है विच ऑफ द सजेस्टेड कॉस्ट इज द डायग्राम बिलो मस्ट लाइकली टू रिप्रेजेंट। नीचे दिया गया ग्राफ, नीचे दी गई जो डायग्राम है वो कौन सी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी कास्ट है। चार ऑप्शन जो दी गई हैं A, B, C एंड D। ग्राफ में हमने देखना है कि वो कौन सी कास्ट है। तो बेटा जब भी हमने ग्राफ पढ़ना है हमें उसके लिए उसके एक्सिस का पता होना चाहिए कि कौन से एक्सिस पर क्या डेटा दिया हुआ है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट या आप राइट टू लेफ्ट वाली जो साइड होती है इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर जो डाटा गिवन है वो है लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि आउटपुट। आपके कितने यूनिट्स बनते हैं वो इस साइड पर हैं। लेट्स से जी इस पॉइंट पर 100 यूनिट्स हैं, इस पॉइंट पर 200 यूनिट्स हैं, इस पॉइंट पर 300 यूनिट्स हैं और इसी तरह कंटिन्यू है। सो बेसिकली एक्स एक्सिस पर आउटपुट गिवन है और वाई एक्सिस पर इस साइड पर जो अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो वो ऊपर से नीचे या नीचे की ऊपर की तरफ होते हैं। तो इन एक्सिस पर कॉस्ट दी हुई है, रुपए दिए हैं, पैसे दिए हैं, आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। लेट्स से इस पॉइंट पर $5000, इस पॉइंट पर $10,000 एंड इस पॉइंट पर $15,000। तो बेटा ये तो आपने सबसे पहले ग्राफ समझ लिया। जब भी ग्राफ पढ़ना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को देखना है। तो हमें गिवन सिनेरियो से पता चल गया कि हमें वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट की जो लाइन है ये है। तो अब बेटा लाइन क्या है, कांस्टेंट है, लाइन एक जैसी चल रही है। आपकी जितनी मर्जी यूनिट्स बने, अगर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जिधर मर्जी करें, कास्ट की लाइन स्ट्रेट आ रही है। ये वाली लाइन है स्ट्रेट, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज जितनी मर्जी हो आपकी कॉस्ट 10,000 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें ये तो पता चल गया कि ग्राफ में फिक्स कॉस्ट दी हुई है। अब नीचे देख लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट किस ऑप्शन में आती है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं होगा आंसर, बिकॉज ये तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ चेंज होती रहती है। ये तो वेरिएबल इन नेचर होती है, जितनी हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाई उसी हिसाब से लेबर की कॉस्ट चेंज होगी। तो दिस इज वेरिएबल इन नेचर, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यस दिस इज द राइट आंसर। जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी सैलरी फिक्स होती है, वो फिक्स इन नेचर है। वो मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फरवरी या जो भी हो मंथ, उसमें वो सैलरी फिक्स रहेगी। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी, ये भी कांस्टेंट नहीं होते, ये भी वेरिएबल इन नेचर होते हैं। जैसे जैसे आप एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी पावर फॉर द फैक्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या जिस भी सोर्स ऑफ पावर ले रहे हैं, कोल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो भी फिक्स नेचर की नहीं होती। जितनी आप इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से वो भी चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो वन बाय वन ऑप्शंस को देख लेते हैं। नंबर ए एलोकेटिंग कॉस्ट टू दी अप्रोप्रिएट कॉस्ट सेंटर्स, नहीं भाई ये आंसर नहीं है। कॉस्ट की अलॉटमेंट कॉस्ट के सेंटर्स को, जिन सेंटर की वजह से वो कॉस्ट आई हो उनके जिम्मे लगाना, ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं होता। बी असाइनिंग कॉस्ट कोड्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पस, हम हमारी जो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट आई हैं उनको हम कोड्स लगाते हैं। लाइक हम एडमिन कॉस्ट को कोई कोड लगा दें, या हम डायरेक्ट कॉस्ट को कोई कोड लगा दें, या हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को कोई कोड लगा दें, तो ये भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं होती, ये तो कोड लगाना होता है अपनी पहचान के लिए। ऑप्शन सी रैंकिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू ऑथराइजेशन लिमिट, भाई रैंकिंग देना
ऑथराइजेशन की लिमिट के हिसाब से कि 10,000 तक बिल होगा तो इसकी रैंकिंग क्या होगी, 15,000 तक बिल होगा इसकी रैंकिंग क्या होगी, 20,000 तक, या इसी तरह जो भी लिमिट है, लिमिट के अकॉर्डिंगली ऑथराइजेशन जो एक्सपेंस की है इसको भी हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कहते। तो अब रहेगी ऑप्शन नंबर डी, इसको देख लेते हैं। कहता है ग्रुपिंग कॉस्ट डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट हैं उनको ग्रुप्स में शामिल कर देना, किसी ना किसी ग्रुप में शामिल कर देना ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो चीजें उनमें कॉमन है। यस, दिस इज द राइट आंसर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को ग्रुप कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं किसी ग्रुप में, किस बेस पर, जो चीजें उनमें कॉमन हो। लेट्स से जी आपकी क्लासिफिकेशन इंसानों की बाय रिलीजियस, मुस्लिम्स हैं हम लोग, अच्छा जी, इसी तरह क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो आपने किस बेस पर लोगों को मुसलमान कहा? आपने कहा इनके दरमियान में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो इस्लाम है। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? इस्लाम है। तो इसलिए आपने इंसानों की क्लासिफिकेशन कर दी मुसलमान की बेस पर। तो बेटा दिस इज नोन एज दी कॉमन एट्रीब्यूट। इसी तरह डिफरेंट टाइप की कॉस्ट जो हैं उनको आप एक ग्रुप में शामिल कर देते हैं। वो तमाम कॉस्ट जो किसी पर यूनिट प्रोडक्ट को बनाने पे लगती हैं उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कह देते हैं, इस ग्रुप में उनको क्लासीफाई कर देते हैं। क्यों हमने कहा? क्योंकि उसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है कि वो प्रोडक्ट की सिंगल यूनिट बनाने के ऊपर लगेंगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट के लिए नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन 1, द कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। यस, दिस इज राइट। वेरिएबल कॉस्ट में जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। एक सिंगल यूनिट बनाएंगे तो उसकी भी उतनी ही कास्ट आएगी, दूसरा यूनिट बनाएंगे तो उसकी भी सेम कास्ट होएगी, तीसरा यूनिट बनाएंगे तो उसकी भी सेम कास्ट होएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट, ये याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट होती है, टोटल कांस्टेंट नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2, the total cost increases as production volume increases. Yes, this is also the answer. जैसे जैसे हम प्रोडक्शन वॉल्यूम आउटपुट को इंक्रीज करते जाते हैं हमारी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है। आउटपुट इंक्रीज होएगी तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। जैसा कि ऊपर दी गई ऑप्शन में लेट से हम कहते हैं जी एक यूनिट बनाने पे हमारी 10 रुपये कॉस्ट आती है, तो दूसरा यूनिट बनाने पे भी हमारी 10 रुपये आएगी, तीसरा यूनिट पे भी हमारी 10 रुपये आएगी। पर यूनिट तो ये 10 रुपये आ रही है, लेकिन अगर हम इसका टोटल कर दें तो ये कितनी हो गई? 30 रुपये। तो बेटा ये इंक्रीज कर गई, एक यूनिट बनाने पे 10 रुपये और 3 यूनिट बनाने पे 30 रुपये। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी हमने इंक्रीज किया तो टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है द कॉस्ट इज नॉट इफेक्टेड इन टोटल बाय चेंजेस इन द प्रोडक्शन लेवल। नहीं भाई, ये गलत है। अभी हम ऊपर वाले ऑप्शन नंबर 2 में डिस्कस करके आए हैं कि जैसे जैसे हम लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करते जाएंगे कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। और तीसरी ऑप्शन में कह रहा है कि वो इफेक्ट ही नहीं होगी। सो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। रिक्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तो उसने कहा है ऊपर कोई सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें कोई मैंने कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। सो बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का वो पूछ रहा है। सिनेरियो पे पढ़ते हैं जी, सिनेरियो पे वो क्या कह रहा है। कहता है ए कंपनी पेज अ फ्लैट रेट ऑफ $1,500 पर मंथ। एक कंपनी 1500 रुपया पर महीने का फिक्स देती है, फ्लैट रेट। सो देयर इज अ पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट जो कि $1500 है। ये हमें पता चल गया, एक चीज का मुझे पता चल गया कि वो फिक्स है। अब अगले पोर्शन को पढ़ते हैं तो कहता है प्लस ए यूजेज एलिमेंट ऑफ 20 पर आवर। इसके ऊपर हम प्लस करेंगे $1500 पर मंथ के ऊपर कुछ हम इंक्लूड करेंगे, यानी कि प्लस हम करेंगे $20 पर आवर। यानी कि अगर 1 घंटा इस्तेमाल किया तो $20, 2 घंटे इस्तेमाल किए
तो $40 3 घंटे इस्तेमाल किए तो $60। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे यूजेज बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। सो ऐसी जगह जिधर फिक्स प्लस वेरिएबल दो आ जाएं तो उसको हम क्या कहते थे, सेमी वेरिएबल, जिसमें दोनों चीजें शामिल हों। तो सेमी वेरिएबल का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेमी वेरिएबल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसमें वो कहता है विच कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स दीज कॉस्ट। बिल्कुल वही बात है जी जो जैसे हमने पिछला सवाल किया है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन करनी है। तो कहता है दी प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट की बात हो रही है जी, जो लोग चीज़ें खरीदने वाले हैं डिपार्टमेंट में। वो कहता है ऑर्डर्स इन्वेंट्री सच एज प्रिंटर इंक, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं जैसा कि प्रिंटर्स की इंक, पेपर एंड स्टेशनरी फॉर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओ भाई किसके लिए है, आंसर उसने खुद दे दिया, कीवर्ड उसने खुद दे दिया, फॉर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए बेटा, प्रोडक्शन के यूज़ के लिए नहीं है। सो ये तो हमें पता चल गया कि डायरेक्ट कॉस्ट तो ये हो नहीं सकती। तो अब जाके नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट, नहीं भाई फिक्स कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि फिक्स नहीं है। उसने प्रिंटर इंक मुख्तलिफ क्वांटिटी में परचेज किए होंगे, पेपर डिफरेंट क्वांटिटी में परचेज किए होंगे। सो फिक्स कॉस्ट में टाइम एंड अमाउंट जो पे करनी होती है, ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। गिवन सिनेरियो में ये दोनों ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही। बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है चूंकि इसमें फिक्स का पोर्शन नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वाई सेमी वेरिएबल भी नहीं हो सकती। डायरेक्ट कॉस्ट भी नहीं है चूंकि ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है। तो बेटा ये कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कॉस्ट पर यूनिट पर नहीं लगाई जा रही। तो ये किस पे लगाई जा रही है, ये है एडमिन डिपार्टमेंट के यूज के लिए, एडमिन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के इस्तेमाल के लिए कॉस्ट लगाई गई है। सो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रीट देयर लेबर कॉस्ट। मतलब रिक्वायरमेंट में ये वो कह रहा है कि ऊपर कुछ कॉस्ट दी गई हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सिनेरियो को पढ़ते हैं। इम्प्लाइज ए एंड बी, दो इम्प्लाइज हैं, एक भाई साहब ए हैं दूसरे भाई साहब बी हैं। वर्क फॉर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा काम किधर कर रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोडक्ट नहीं बनाती ऑर्गेनाइजेशन, क्या बनाती है, सर्विसेज। इम्प्लाई ए प्रोवाइड दी सर्विसेज टू कस्टमर, इसमें जो भाई साहब ए है ना, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, एक हॉस्पिटल। तो अब हॉस्पिटल में जो मिस्टर ए हैं ये डायरेक्टली एम्प्लॉइज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से जी ये डॉक्टर हैं। आगे वाइल एम्प्लॉय बी इन्वॉल्व विद शेड्यूलिंग एंड कॉस्टिंग दी वर्क, जो एम्प्लॉय बी है ये डायरेक्ट कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ये शेड्यूल वगैरह बनाता है, कॉस्टिंग वगैरह करता है। सो बेसिकली ये डायरेक्ट कॉस्ट के रेलिवेंट नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसकी ऑप्शन में क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो इम्प्लाई ए है ये तो डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व है, यस सही है। इम्प्लाई बी के बारे में भी वो कहता है कि ये भी डायरेक्ट कॉस्ट में है, तो इम्प्लाई बी तो डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी, इम्प्लाई ए को वो इनडायरेक्ट कह रहा है, गलत है जी, इम्प्लाई ए तो डायरेक्ट था और इम्प्लाई बी भी इनडायरेक्ट कह रहा है। सो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। सी, लेबर और चार्ज टू ईच कस्टमर, यस दिस इज द राइट आंसर। जो लेबर आवर्स हैं ये हम किसको चार्ज करेंगे, ईच कस्टमर को। और बी कौन सा है जी, इनडायरेक्ट वाला, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बी डायरेक्ट नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। डी में कहता है लेबर आवर्स चार्ज टू ईच कस्टमर एंड लेबर आवर्स चार्ज डायरेक्टली टू दी कस्टमर, दोनों को वो सेम कह रहा है। सो डी भी रॉन्ग आंसर है। तो बेटा बेसिकली जो मिस्टर ए, जो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल था हमारा सर्विस का, तो मिस्टर ए की जो कॉस्ट होएगी ये हम कस्टमर्स को चार्ज करेंगे। कस्टमर्स कौन है जी, पेशेंट्स को चार्ज करेंगे। जबकि बी की जो कॉस्ट है ये इनडायरेक्ट है, ये हम उनको चार्ज नहीं करेंगे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉस्ट इनकर्ड बाय अ ट्यूशन कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट। एक ट्यूशन कंपनी है, जैसा कि कोई स्कूल कॉलेज वगैरह या ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं,
उनकी डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी। तो नंबर ए डिजिटल प्रोजेक्टर, भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, वो कोई उनको स्टूडेंट्स पढ़ाने पे या ट्यूशंस प्रोवाइड करने पे तो कॉस्ट नहीं आ रही, ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। बी टेबल्स एंड चेयर, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। सी ट्यूशन मटेरियल, यस दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि कंपनी का मेन काम क्या है, ट्यूशन प्रोवाइड करना। तो इस मेन काम को प्रोवाइड करने के ऊपर जो एक सिंगल यूनिट बनाने को, यानी कि एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। एंड डी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है, एडमिन स्टाफ का मेंशन है, तो एडमिन स्टाफ की कॉस्ट कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट डज द रॉयल्टी एक्सपेंस रिप्रेजेंट। ऊपर जी सिनेरियो है, उसमें रॉयल्टी एक्सपेंस आ रहा होगा, रॉयल्टी एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करनी है वो पूछ रहा है। तो सिनेरियो पढ़ते हैं, कहता है ए पब्लिशिंग कंपनी पेज एन ऑथर और रॉयल्टी ऑफ $3 पर बुक सोल्ड। वो जो राइटर है बुक का, उसको रॉयल्टी पे की जाती है $3 की। कब पे की जाती है, अगर कोई किताब सेल हो। इफ द बुक इज सोल्ड देन $3 पे किए जाएंगे एक किताब के, अगर 2 बिकी तो मजीद $3, अगर तीसरी बिकी तो मजीद $3। सो क्या हो रहा है कि जो उसको पेमेंट की जा रही है वो चेंज हो रही है नेचर में। सो टोटल वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम उसको बुक्स जो बिक रही हैं आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। जबकि पर यूनिट में जो उसको एक किताब की पेमेंट है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट में कांस्टेंट हो, पर यूनिट में कांस्टेंट हो और टोटल में इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी नहीं है बेटा, ये पर यूनिट में तो फिक्स है, टोटल में चेंज हो रही है, मिक्स्ड और सेमी वेरिएबल भी नहीं है, एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। दिस इज बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्सेप्ट ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ फिक्स कॉस्ट, ए कॉस्ट विच इज इजीली कंट्रोलेबल। भाई फिक्स कॉस्ट तो कंट्रोलेबल होती नहीं, ये तो आनी ही आनी है, हम कोई काम करें या ना करें इसको तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इसी वजह से तो हम इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ए इज द रॉन्ग। बी a cost with a total cost value that change in proportion to the level of activity। लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ जो कॉस्ट चेंज हो उसको हम फिक्स कॉस्ट नहीं कहते, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ फिक्स कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसने चेंज नहीं होना होता। लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। आप 1 नंबर ऑफ यूनिट बनाएं या 1000 नंबर ऑफ यूनिट बनाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी भी रॉन्ग हो गया। सी ए कॉस्ट विद अ कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट एंड वेरिंग लेवल ऑफ एक्टिविटीज, ये तो भाई वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है, हम 12 दफ़ा सवाल कर चुके हैं अभी इसी चैप्टर में कि ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट में कांस्टेंट रहे और लेवल ऑफ एक्टिविटी में वेरी करे उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन डी ए कॉस्ट दैट इज कांस्टेंट इन टोटल, टोटल में कांस्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेट्स से जी 10,000 पर मंथ है कॉस्ट, तो अब आप अपनी कंपनी में 0 यूनिट बनाएं, 1 यूनिट बनाएं, 25,000 यूनिट बनाएं, जितने मर्जी बनाएं, कांस्टेंट रहेगी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट डज द एक्सपेंस रिप्रेजेंट। ऊपर सिनेरियो पे पढ़ते हैं, ए पब्लिशिंग कंपनी pays an author fees of 50,000 on delivery of completed manuscript। तो भाई ये जो $5,000 है ना, ये तो पे करने ही करने हैं। सो $5,000 इज बेसिकली फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी, ये उन्होंने पे करने ही करने हैं और इतने ही हैं जब वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, आगे कह रहा है प्लस, यानी कि ये भी पे होता है 5,000 प्लस कुछ और भी पे होता है, वो क्या है, रॉयल्टी ऑफ $1.5 पर बुक सोल्ड। तो अभी हमने जब सवाल किया था पिछला कि जब भी कोई किताब बिकेगी $3 पे करेंगे, उसी तरह का ये वाला ऑप्शन है कि जब भी कोई बुक बिकेगी तो $1.5 पर बुक दिए जाएंगे उस राइटर को। तो बेटा 5,000 तो देना ही देना है एक दफ़ा, प्लस $1.5 हम हर किताब बिकने पे देंगे, तो ये $1.5 क्या है, वेरिएबल। तो भाई जिधर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड हो जाएं तो उस किसके इक्वल होता था,
सेमी वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट हम उसे कहते थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी ऊपर कुछ सिनेरियो दिया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। इफ वेरिएबल कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये हमें पता किस कॉस्ट की बात कर रहा है, पर यूनिट की, और कौन सी, वेरिएबल की। कहता है अगर ये 7.5 हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस फिक्स कॉस्ट, बिजनेस की फिक्स कॉस्ट को फाइंड करें। तो रिक्वायरमेंट में हमें फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। सिनेरियो पढ़ते हैं। कहता है दी कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस एट टू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर शोन बिलो। भाई हम 14,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी 4 लाख रुपए कॉस्ट आती है। हम 18,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी 4,30,000 रुपए कॉस्ट आती है। तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि यूनिट्स गिवन है, ये उनकी कॉस्ट गिवन है। तो हमें पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप 14,000 बनाएं या 18,000 बनाएं, जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी ही आनी है, उसका यूनिट्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है। हम इसको बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। आप कोई भी एक्टिविटी लेवल ले सकते हैं, 14,000 वाला ले लें या 18,000 वाला ले लें। तो हम बेसिकली 18,000 को उठा लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहनी है। तो बेटा अभी देखते हैं 18,000 का जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, 18,000 यूनिट्स बनाने पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है, वो आती है जी $4,30,000। तो 4,30,000 रुपया। अब ये क्या है जी, टोटल कॉस्ट, और हम लोगों को ये भी पता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये होती है। तो ये फॉर्मूला भी हमें पता है कि टोटल कॉस्ट में तो बेसिकली दो चीजें शामिल हैं, एक है जी फिक्स कॉस्ट जो कि हमें फाइंड करनी है, और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का हमें पता है वो है $7.5। तो $7.5 पर यूनिट है। एक यूनिट बनाने पे 7.5 है, और हमने टोटल यूनिट्स कितने बनाए जी, 18,000, क्योंकि हमने 18,000 एक्टिविटी लेवल वाला चूज किया है। तो 18,000 यूनिट्स हमने टोटल बनाए हैं। तो बेटा अगर हम 18,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय कर दें 7.5 से, तो ये कॉस्ट बन जाती है $1,35,000 प्लस आपने इस साइड पे फिक्स कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो कि 4,30,000 रुपया है। तो बेटा दिस इज़ वेरी सिंपल। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और ये वेरिएबल कॉस्ट हमें आ चुकी है, इस साइड पे प्लस हो रही तो दूसरी साइड पर जाके ये माइनस होगी। सो बेसिकली 4,30,000 टोटल कॉस्ट है, इसमें से माइनस 1,35,000 हम वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी, तो बाकी क्या रह जाएगा, फिक्स कॉस्ट। तो आंसर इज 2,95,000। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो $2,95,000 इज बेसिकली और फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी, इसी सवाल को आप दूसरी एक्टिविटी लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 14,000 यूनिट्स के हिसाब से हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 14,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है $4,00,000। अभी हमारी इधर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 14,000 यूनिट पे, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख इज इक्वल टू फिक्स वाला पोर्शन जो हमें फाइंड करना है प्लस $7.5 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 14,000 जो हमारा एक्टिविटी लेवल है। तो भाई अगर हम इसको करें तो ये आ जाता है जी फिक्स कॉस्ट प्लस 7.5 इंटू 14,000 करेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा। तो अब बेसिकली टोटल कॉस्ट कितनी है जी, 4 लाख रुपए। वही बेसिक मैथमेटिक्स, 4 लाख माइनस 1,05,000 आप करेंगे तो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो भाई ये भी $2,95,000 ही आता है। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऊपर कुछ कॉस्ट दी हुई है, वो किस टाइप की है, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट डू द फिगर अबव रिप्रेजेंट। एक्टिविटी लेवल ये है जी आउटपुट, और इधर है उनकी कॉस्ट। अगर 1,000 यूनिट बने तब भी कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये रहती है। भाई ये टोटल कॉस्ट नहीं दी गई, आप देख लें ये लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप 1,000 यूनिट बनाएं तब भी कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये है, 4,000 यूनिट बनाएं तब भी कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये है, 7,000 यूनिट बनाएं तब भी 10 रुपये है, 10,000 पे भी ये सेम है, एंड 50,000 पे भी सेम है। तो बेटा ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट हो उसको हम क्या कहते थे, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम 12 दफ़ा सवाल कर चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली
वेरिएबल कॉस्ट, चूंकि जितनी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है उसकी पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है, उसकी डेफिनेशन। ऑप्शन ए कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोडक्ट। तो भाई ये तो रॉन्ग है। डायरेक्ट कॉस्ट तो होती ही वो है जो हम किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसने तो कैन नॉट कह दिया, सो ए वाली ऑप्शन रॉन्ग हो गई। बी ए कॉस्ट दैट इज पास्ट एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर डिसीजंस। तो भाई ये तो आ ही नहीं सकती, या डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट इरेलीवेंट हो सकती है। सो वो कहता है एक ऐसी कॉस्ट जो पास्ट है और फ्यूचर के डिसीजन के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो भाई ये तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। हमने तो फ्यूचर में डिसीजन करने होते हैं कि भाई हमारी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन सी a cost that will change as a result of decision under consideration। तो भाई ये भी रॉन्ग आंसर है। बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो डिसीजन की वजह से चेंज होती हैं। लेट्स सपोज जी हमारी एक कॉस्ट, हमने एक फैसला लिया कि एक कंपनी की ब्रांच ओपन करेंगे, तो अब इस कंपनी की ब्रांच कहीं पर ओपन करने के लिए आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी, आपकी सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट आएगी। तो ये बेशुमार किस्म की ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हमारे डिसीजन की वजह से आती हैं, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। ऑप्शन डी ए कॉस्ट दैट कैन बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोडक्ट। यस, दिस इज द राइट आंसर, जिसको हम एसोसिएट करते हैं किसी खास एक्टिविटी या उस प्रोडक्ट के साथ, सो बेसिकली विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ वन सिंगल यूनिट और प्रोडक्ट्स, वन सिंगल यूनिट और मोर यूनिट्स, बट वो डायरेक्टली नजर आ रही हैं। सो ऑप्शन नंबर ए के जो बिल्कुल ऑपोजिट आंसर है वो इसका सही आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, ऊपर दिए गए डायग्राम को देखना है और बताना है कि ये कॉस्ट कौन सी है। तो वैसे ही जैसे हमने आगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देखे थे, तो एक्स एक्सिस पे दोबारा आउटपुट गिवन है एंड वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। भाई टोटल कॉस्ट नहीं दी गई, कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, ये ध्यान रखना है। तो कहता है कॉस्ट पर यूनिट, ये देखें गिर रही है, नीचे को आ रही है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। एक्टिविटी लेवल एक्स एक्सिस पर इंक्रीज हो रहा है। ये देखें जी इधर लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 होगा, आगे जब हम बढ़ेंगे इधर लेवल ऑफ एक्टिविटी लेट्स से 100 है, इधर लेवल ऑफ एक्टिविटी 200 है। सो बेसिकली लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्स एक्सिस पर इंक्रीज हो रहा है, वाइल जो कॉस्ट है वो इधर लेट से जी $5 है पर यूनिट, इधर $7 पर यूनिट, इधर $9 पर यूनिट। तो कॉस्ट जो है वो इस साइड को वाई एक्सिस की डिक्लाइनिंग साइड पर डिक्रीज हो रही है, और ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ तो इंक्रीज होगी। तो वो कहता है बेसिकली ये जो ग्राफ बना है वो इस तरह बना है, ऊपर से डाउन साइड पर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, और यूनिट जो है वो राइट साइड को बढ़ रहे हैं। ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट में डिक्रीज हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ आउटपुट इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट अगर इंक्रीज हो तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा काम किधर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट में। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं होगी ये, क्योंकि स्टेप फिक्स कॉस्ट में एक रेंज आती है, जैसे ही रेंज हम इंक्रीज करें लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट है। वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहती है, और जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। एंड कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ी आसानी से ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी है कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, यानी कि मटेरियल लेबर के अलावा जो चीज़ें होती हैं जिनको हम मटेरियल में भी क्लासीफाई ना कर सकें और लेबर में भी क्लासीफाई ना कर सकें। किन ओवरहेड्स की बात कर रहा है? नॉन प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन के रेलिवेंट नहीं है। वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन ए any cost that is not able to be traced to a specific cost unit। एक ऐसी कॉस्ट
जो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को ट्रेस ना की जा सकती हो उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल हो सकती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस भी शामिल हो सकते हैं जो प्रोडक्शन से रेलिवेंट हैं। लेट्स से ऐसी मशीन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज हो रही है उसका ऑयल उसकी मेंटेनेंस वगैरह, सो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो तो नॉन प्रोडक्शन भी हो सकती है प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो बेसिकली प्रोडक्शन का पोर्शन चूंकि इसमें शामिल है दैट्स वाई हम इसको सिर्फ नॉन प्रोडक्शन नहीं कह सकते। तो हमें फाइंड क्या करनी है, नॉन प्रोडक्शन। A is the wrong answer. Option B, expenses incurred as part of production. इसमें वो as part of production कह रहा है, वो तमाम expenses जो प्रोडक्शन के तौर पर इनकर हुए हैं, तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं होंगे, हमें तो ढूंढने हैं नॉन प्रोडक्शन। बहरहाल पूरा पढ़ते हैं जी। एक्सपेंसिव incurred as part of production not identifiable with the specific cost unit। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हों लेकिन वो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाइबल नहीं, तो ये तो है ही प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं, बट दीज आर आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी ये। तो ये चूंकि प्रोडक्शन की स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी, ए कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ऐसी कॉस्ट जो दोबारा प्रोडक्शन के दरमियान में आई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा चूंकि ये प्रोडक्शन की है। बहरहाल पूरी ऑप्शन पढ़ेंगे। ए कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन विच कैन बी ट्रेस टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, तो बेटा ये क्या होती है, उसको तो हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट भी हमारी नॉन प्रोडक्शन नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी नहीं है और वो डायरेक्ट भी नहीं है, तो इनडायरेक्ट हैं और प्लस नॉन प्रोडक्शन है। सो बेसिकली दिस इज द राइट आंसर। आई एम होपफुल जी आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इजी एंड कन्वीनियंट वे व्हाट्सएप है, मेरा नंबर है जी 0303664958। 0092 पहले लगा लें वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं या फिर +92। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।